सोचिए, आप एक ऐसे शहर में जाग रहे हैं जो अचानक युद्ध के मैदान जैसा लगने लगे। सितंबर 2025 में काठमांडू का यही हाल था, जब नेपाल दशकों के सबसे बुरे अशांति में डूब गया। तो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। यह सब तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। फेसबुक रातों रात बंद, इंस्टाग्राम रातों रात बंद, टिकटॉक रातों रात बंद। इसकी ऑफिशियल वजह नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन लाखों नेपाली युवाओं के लिए यह आखिरी उम्मीद थी। दरअसल युवा बेरोजगारी पहले से ही बहुत ज्यादा थी, 20% से ऊपर। भ्रष्टाचार के घोटाले, राजनीतिक भाई भतीजावाद ने निराशा को और बढ़ाया। और फिर जैसे ही राजनेताओं के तथाकथित नेपो किड्स को टारगेट करने वाला एक ऑनलाइन मूवमेंट जोर पकड़ रहा था, सरकार ने सबको चुप कराने की कोशिश की। तभी जनरेशन जी सड़कों पर उतर आई। 13 साल तक के लोग, जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्दी ही बेकाबू हो गया। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, सुरक्षा बलों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, सुरक्षा बलों ने लाइव गोला बारूद का इस्तेमाल किया। काठमांडू में पुलिस के भीड़ पर गोली चलाने की फुटेज ऑनलाइन फैल गई। कुछ प्रदर्शनकारी अभी भी स्कूल यूनिफॉर्म में थे। हिंसा बहुत भयानक थी। हफ्ते के अंत तक कम से कम 30 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने संसद पर धावा बोल दिया और आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया और आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के घर पर धावा बोल दिया और आग लगा दी। नेपाल सरकार का दिल, सिंह दरबार, जला दिया गया। राजधानी एक युद्ध क्षेत्र जैसी दिख रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा हुई। दुनिया के नेताओं ने इस दमन की निंदा की। मानवाधिकार समूहों ने इस दमन की निंदा की। लेकिन नेपाल के अंदर आंदोलन और बढ़ गया। युवा नजरअंदाज किए जाने से तंग आकर एक भविष्य की मांग कर रहे थे। एक ऐसा भविष्य जिसमें वास्तविक अवसर हो और एक ऐसी सरकार जो उनकी बात सुने। सेना के तैनात होने और बढ़ती अराजकता के साथ प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया। इसे एक असाधारण स्थिति बताया। सेना ने व्यवस्था बहाल करने के लिए कदम उठाया और एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन के नेताओं के साथ बातचीत शुरू की। 2025 का नेपाल युद्ध सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, यह एक पीढ़ीगत विद्रोह था जिसे उन युवाओं ने बढ़ावा दिया था जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया था। उनका संदेश साफ था, वे बदलाव चाहते हैं। वे इसे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। जैसे जैसे नेपाल फिर से बन रहा है, दुनिया देख रही है। क्या जेन जी की आवाजें अंततः देश के भविष्य को नया आकार देंगी, या ये एक बहुत बड़े संघर्ष की बस शुरुआत है? यह तो वक्त ही बताएगा। काठमांडू की सड़कें एक ऐसी पीढ़ी की कहानी बताती हैं जिसने चुप रहने से इनकार कर दिया। 30 जाने गईं, लेकिन उनकी आवाजें नेपाल के हर कोने में गूंज रही हैं। दशकों में पहली बार युवा आवाजें उस टेबल पर हैं जहां फैसले लिए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या बदलाव का यह पल स्थायी परिवर्तन बनेगा या पुराने पैटर्न वापस आ जाएंगे? 2025 में नेपाल में जो हुआ वह सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन या राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में नहीं था। यह एक पीढ़ी के बारे में था जो अपनी बात सुनाना चाहती थी। और एक ऐसी दुनिया में जहां युवाओं की आवाजें हर जगह उठ रही हैं, नेपाल की जेन जी ने दिखा दिया है कि कभी-कभी भविष्य बनाने का एकमात्र तरीका है कि जो पहले था उसे तोड़ दिया जाए।